गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान रिश्ता के बारे में। भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही देश था। 1947 में पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया और खुद का राष्ट्र बन गया। आज हम लोग पाकिस्तान और भारत का संबंध के बारे में बात करेंगे कि पड़ोसी देश का संबंध कैसा है भारत के साथ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान जो है भारत से कितना मिलता जुलता है। बोला जाता है जैसे घर में भाई का बंटवारा होता है, कल्चर सेम होता है, पहनावा ओढ़ावा सेम होता है, सभी चीज़ें सेम होती है, बस अलग हो जाता है। काम अपना अपना करने का तरीका अलग हो जाता है। उसी तरह जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, 1947 में ये दो हो गए। कल्चर के हिसाब से, सांस्कृतिक संबंध के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें भिन्नता नहीं है। भाषाएं सेम बोली जाती है, खान पान सेम है, पहनावा ओढ़ावा सेम है। उसी पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सांस्कृतिक संबंध भारत और पाकिस्तान, विशेष रूप से उत्तरी भारत और पूर्वी पाकिस्तान। भारत का उत्तरी हिस्सा और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कुछ हद तक समान संस्कृतियां, व्यंजन, भाषाएं रखते हैं, क्योंकि दोनों देश और उत्तरी उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में समान इंडो आर्यन विरासत है। दोनों देश के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी रेखांकित करती है। पाकिस्तानी गायकों, संगीतकारों, हास्य कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं ने भारत में व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। मतलब कि पाकिस्तान से बहुत सारे गायक, संगीतकार, हास्य कलाकार पाकि इंडिया में आकर के बहुत नाम कमाए हैं, जिनमें से कई ने भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड में रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसी तरह भारतीय संगीत और फिल्म पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय है। दक्षिण एशिया के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण पाकिस्तान की संस्कृति कुछ हद तक उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम की संस्कृति से मिलता जुलता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब सेम देश था, एक ही देश था, तो कैसे दोनों का अलग अलग कल्चर हो सकता है, सेम ही हो सकता है। 1947 से पहले पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएंगे, और इंडिया हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, इनको भी नहीं पता था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का हालात क्या है और हिंदुस्तान का हालत क्या है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आगे जो हमारा 1947 में दोनों देशों की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद पंजाब क्षेत्र को पंजाब, पाकिस्तान और पंजाब भारत में विभाजित कर दिया गया था। यानी कि पंजाब को कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रखा गया और कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। पंजाबी लोग आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह है और उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण जातीय समूह। सिख धर्म के संस्थापक का जन्म आधुनिक पाकिस्तान प्रांत, अभी जो पाकिस्तान प्रांत है, ननकाना साहिब, जो हाल ही में खोला गया था, तो जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे, उनका जन्म ननकाना साहिब शहर में हुआ था। हर साल लाखों भारतीय सिख तीर्थयात्री ननकाना साहिब में पवित्र सिख स्थलों की यात्रा करने के लिए जाते हैं। सिंधी लोग पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मूल जातीय समूह है। 1947 में कई हिंदू सिंधी भारत चले गए, जिससे देश में सिंधी समुदाय की एक बड़ी आबादी बस गई। इसके अलावा स्वतंत्रता के दौरान भारत से नए पाकिस्तान में प्रवास करने वाले लाखों मुसलमानों को मुजाहिर लोगों के रूप में जाना जाने लगा। जो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत में रहने वाले लाखों मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए और वहाँ उनको मुजाहिर के नाम से जाना जाने लगा। मुख्य रूप से कराची में बसे हुए हैं और अभी भी भारत में पारिवारिक संबंध बनाए हुए हैं, और उनका पारिवारिक रिश्ता अभी भी भारत से है। भौगोलिक संबंध जो है भारत का, वो इस तरह से है कि भारत पाकिस्तान सीमा वाघा के पास,
जिसको हम लोग वाघा बॉर्डर कहते हैं। पाकिस्तान सीमा पर शाम को ध्वजारोहण समारोह होता है एवरीडे। भारत और पाकिस्तान सीमा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर। और वहां प्रत्येक दिन ध्वजारोहण समारोह होता है शाम को, जो भारतीय राज्यों पंजाब, राजस्थान और गुजरात को पाकिस्तानी प्रांतों पंजाब और सिंध से अलग करती है। वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सड़क क्रॉसिंग है, जो सड़क से जा सकते हैं आप। और लाहौर पाकिस्तान को अमृतसर भारत से जोड़ने वाली प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। यह शाम हर शाम बाघा अटारी सीमा समारोह होता है, जिसमें झंडे उतारे जाते हैं और दोनों पक्षों के गार्ड एक भव्य सैन्य प्रदर्शन करते हैं और हाथ मिलाते हैं। इस तरह से हर दिन का ये रूटीन में शामिल है। 1965 का युद्ध हुआ था भारत के साथ में। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो दोनों जो है वो किस तरह से स्ट्रगल किए, और दोनों के बीच में एक पहला युद्ध हुआ 1965 में। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो भारत जो है वो जीत हासिल किया है उसमें। भारत पाकिस्तान युद्ध अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच में झड़पों और पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ था। पाकिस्तान जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिब्राल्टर, और उसके बाद जो है वो 1965 का युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसे भारत के शासन के खिलाफ विद्रोह तेज करने के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना की घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला करके जवाबी कार्रवाई की। 17 दिनों तक चला इस युद्ध को दोनों पक्षों के हजारों लोग हताहत हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी गई थी। यानी कि 1965 का युद्ध जो है, जब भी कोई युद्ध लड़ता है या आप लड़ाई करते हैं तो नुकसान दोनों पक्ष में होता है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा हताहत हुआ था और उसे हराया गया था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य युद्ध विराम की घोषणा की गई, और उसके बाद ताशकंद घोषणा हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। होने के बाद दोनों देश के बीच में शत्रुता समाप्त हुई। शत्रुता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। 1965 के बाद 71 में लड़ा गया, 99 में लड़ा गया, तो युद्ध जो है पाकिस्तान के साथ में होते ही रहा है। और ताशकंद समझौता के बाद 1965 का युद्ध जो है वो विराम दिया गया। 5 सप्ताह तक चले युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग हताहत हुए। अधिकांश लड़ाइयाँ वायुसेना और नौसेना अभियानों में से प्राप्त समर्थन के साथ विरोधी पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों द्वारा लड़ी गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अनिवार्य युद्ध विराम और उसके ताशकंद घोषणा जारी होने के साथ में समाप्त हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1965 का युद्ध जो है ताशकंद समझौता पे खत्म हुआ था। 1971 में फिर से एक युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, और भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी दाएं हाथ दूसरे स्थान पर बैठे आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान नौसेना युद्ध स्वतंत्रता के बाद में पाकिस्तान भू राजनीतिक रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित था। अब समझना यह है कि 1971 का युद्ध में भारत का लड़ाई जो है वो पाकिस्तान का, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो जब 1947 में अलग हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और अभी जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और यही भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ही आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, बांग्लादेश को बनाने में भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है।
और पाकिस्तान का जुर्म जो पूर्वी पाकिस्तान पे चल रहा था, यानी कि बांग्लादेश पे चल रहा था, उसे खत्म कर दिया गया था इस युद्ध में। सैन्य अभियान और बंगालियों पर नरसंहार के बाद पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारत ने विद्रोही बंगाली आबादी के पक्ष में हस्तक्षेप किया। संघर्ष एक संलिप्त लेकिन खूनी युद्ध पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। युद्ध में भारतीय सेना ने 3 तरफ से पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया, जबकि भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी करने के लिए विमान पोत आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल किया था। युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा दुश्मन के बंदरगाह के खिलाफ पहला आक्रामक अभियान चलाया गया, जब ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 और ऑपरेशन पाइथन के दौरान कराची बंदरगाह पर 2 बार हमलों का किया गया। इन हमलों में पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया, जबकि कोई भी भारतीय जहाज नहीं खोया। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है 1971 का युद्ध जो है वो हार जाता है और बदले में बांग्लादेश का जन्म होता है। अब उसके बाद आता है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध जो है 1999 में लड़ा गया था, 99 में लड़ा गया था। सर्दियों के महीने के दौरान भारतीय सेना ने कश्मीर के कारगिल सेक्टर में बहुत ऊंची चोटियों पर अपनी चौकियां खाली कर दी। 1999 में एक्चुअल में वहां चौकी रहता था भारतीय सेना का, सर्दी के कारण वहां से थोड़ा चौकी हटा लिया गया था, जैसा कि वह हर साल ऐसा करती थी। और वहां पाकिस्तानी सेना भी हटा लेती थी क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता था टेम्परेचर। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पार करके चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब वहां से भारतीय सेना जो है वो हट गई ठंड के चलते, और इसका गलत फायदा उठा करके पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां चली गई। भारतीय सेना को मई 1999 में बर्फ पिघलने पर इसका पता चला। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के समर्थन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई कई चौकियों को फिर से हासिल कर लिया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारी हताहतों के कारण पाकिस्तान इस हिस्से से हट गया पीछे हट गया, मतलब ये भी युद्ध जो है वो हार गया। तो पाकिस्तान से 65, 71, 99 ये सभी युद्ध जो है वो हम लोग जीतते चले आए। और उसके बाद आगे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद जो है वो काफी देखने को मिलता है। सिंधु जल संधि भारत से पाकिस्तान में बहने वाली नदियों को नियंत्रित करती है। सिंधु जल संधि पानी को दोनों देशों के बीच विवाद का एक संभावित कारण बताया जाता है, लेकिन आज तक निम्मो बाजगो परियोजना जैसे मुद्दों को कूटनीति के जरिए सुलझाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि हुआ है, जिसको सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है, और जल विवाद को बातों से सुलझाया गया है। इतना इसमें कोई वार नहीं हुआ है पानी के लिए। बंगाल के शरणार्थी जो है वो भारत आते हैं, जिसको हम लोग रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। तो बंगाल शरणार्थी संकट 1949 से अभी तक खत्म होने के नाम नहीं हो रहा है। और कैसे इसका क्या बंगाली शरणार्थी जो है वो कैसे भारत आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूर्वी बंगाली शरणार्थी 1949 में भारत में लगभग 1 मिलियन हिंदू शरणार्थी दर्ज किए गए, जो सांप्रदायिक हिंसा अधिकारियों को धमकी और दमन के कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, से पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में बाढ़ की तरह आ गए। मतलब कि 1 मिलियन से अधिक लोग जो है वो पश्चिम बंगाल में आ गए। कहाँ से आए? तो बांग्लादेश से आए। शरणार्थियों को दुर्दशा ने हिंदुओं और भारतीय राष्ट्रवादियों को क्रोधित कर दिया, और शरणार्थी आबादी ने भारतीय राज्यों के संसाधन को खत्म कर दिया, जो उन्हें समायोजित करने में असमर्थ थे। युद्ध की संभावना से इनकार नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार पटेल ने लियाकत अली खान को दिल्ली में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कई भारतीयों ने इसे तुष्टीकरण कहा। नेहरू ने लियाकत अली के पक्ष में खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए,
जिसमें दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक आयोगों के निर्माण का वचन दिया, जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में किस तरह का हिंदू का हालात है वो देखने को है। ये जो एग्रीमेंट था केवल जो भारतीय अल्पसंख्यक है उनके लिए था। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और जो बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय संघर्षों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। धीरे धीरे सैकड़ों हजारों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान लौट आए, लेकिन संबंधों में यह नरमी लंबे समय तक नहीं रही। मुख्य रूप से कश्मीर संघर्ष के कारण ये वैसा ही के वैसा ही रह गया, क्योंकि कश्मीर संघर्ष जो है वो काफी दिनों से चलते आ रहा था। 2017 में कश्मीर संघर्ष जो है वो खत्म हो गया और 5 अगस्त को 5 अगस्त को ये खत्म हो गया और 370 को डिमोलिश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया कश्मीर से। तो कश्मीर मुद्दा भी अब सॉल्व हो गया है। कुछ विद्रोही हमलों की सूची है जो पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पे हमला करता है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा पर विद्रोहियों का हमला था 1 अक्टूबर 2001 को। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे किस तरह से बार बार हमला करता है और कैसे परेशान करता है हिंदुस्तान को। जम्मू कश्मीर पे 2001 में 1 अक्टूबर को विधानसभा के पास कार बम विस्फोट हुआ जिसमें 27 लोग मारे गए। इस हमले का आरोप कश्मीरी अलगाववादियों पर लगाया गया था। यह दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के अलावा भारत के खिलाफ सबसे प्रमुख हमलों में से एक था। आतंकवादियों के शवों और उनसे बरामद किए गए डेटा से पता चलता है कि इस गतिविधि के लिए पूरी तरह पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार था। फिर दूसरा जो हमला होता है कासिम नगर हमला होता है। 23 जुलाई 2003 को लश्कर ए तैयबा का हिस्सा माने जाने वाला हथियारबंद लोगों ने श्रीनगर के कासिम नगर बाजार में हथगोले फेंके और फिर पास में खड़े नागरिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 27 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए। फिर आपका हमला होता है अब्दुल गनी लोन की हत्या हो जाती है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक प्रमुख नेता अब्दुल गनी लोन श्रीनगर में एक स्मारक रैली के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। हत्या के परिणाम स्वरूप श्री लोन को पर्याप्त सुरक्षा कवर प्रदान करने में विफल रहने के लिए भारतीय कब्जे वाली सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। 20 जुलाई 2005 में श्रीनगर बम विस्फोट में श्रीनगर के प्रसिद्ध चर्च लेन क्षेत्र में एक बख्तरबंद भारतीय सेना के वाहन के पास एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान, एक नागरिक और आत्मघाती हमलावर मारे गए। आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। बुदशाह चौक, जो बुदशाह चौक पर हमला हुआ था 29 जुलाई 2005 को, श्रीनगर के सिटी सेंटर बुदशाह चौक पर एक आतंकवादी हमले में 2 लोग मारे गए और 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों में से अधिकांश मीडिया पत्रकार थे। गुलाम नबी लोन की हत्या 18 अक्टूबर 2005 को एक संदिग्ध व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गुलाम नबी लोन की हत्या कर दी गई। किसी भी आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। 2016 में उरी का हमला हुआ। अब मोदी जी उस समय थे 2016 में। 18 सितंबर 2016 को भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के उरी शहर के पास 4 भारी हथियारों लेस आतंकवादियों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला, जिसमें 18 लोग मारे गए, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इसे 2 दशकों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला बताया गया। 2016 उरी हमला के बाद पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हुए हिंदुस्तान ने वहां के जितने भी आतंकवादी समूह द्वारा चलाए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर थे उसको खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। 2019 में फिर से पुलवामा हमला हुआ। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे
वाहनों के काफिले पर भारत के जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा में एक वाहन से सवार आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। इस हमले में 38 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान और हमलावर मारे गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। उसी इस तरह से पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो 1947 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान जो है वो हर बार परेशान कर रहा है, हर बार हिंदुस्तान को छेड़ते रहता है, हर बार कोई ना कोई कांड करते रहता है। तो बोला जाता है कि मतलब कि सब कुछ हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी समझदार होना चाहिए। आपके पास कुछ हो या ना हो, पड़ोसी अगर समझदार है तो आप चैन का सांस लीजिएगा, और पड़ोसी अगर समझदार नहीं है तो आप परेशान रहिएगा। वही हाल हिंदुस्तान का कर दिया है पाकिस्तान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनाए गए। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। युद्ध और संघर्ष, दोनों देशों ने 4 बड़े युद्ध लड़े। 1947 में स्वतंत्रता का लड़ाई रहा, 1965 में लड़ा, ताशकंद समझौता हुआ, 1971 में लड़ा, रिजल्ट बांग्लादेश बना, 1999 में कारगिल का वॉर हुआ जिसमें पाकिस्तान को फिर से चारों खाने चित होना पड़ा। कश्मीर विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है जो 2017 में सॉल्व हो गया। राजनीतिक संघर्ष में शांति प्रयासों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव हमेशा रहा। 99 में लड़ाई, 2008 में मुंबई 26/11 हमला हुआ। सीमा तनाव पे अक्सर घटनाएं जो है वो घटते रहती है। लाहौर घोषणा में 1999 में, आगरा शिखर सम्मेलन 2001 सहित कई शांति पहलों पर प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। व्यापार और अर्थव्यवस्था में राजनीतिक तनाव के कारण व्यापार संबंध सीमित हो गए हैं। कोई भी व्यापार पाकिस्तान के साथ में अभी नहीं है, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है। ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कंप्लीटली ये बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, आप अपना राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।